सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ऑर्डर 12 सीपीसी की बात करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अगर ऑर्डर को आप समझ लेते हैं तो आप अपना केस को फटाफट ख़त्म कर सकते हैं, आपको पूरी ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्विक जजमेंट के लिए काफ़ी एक शॉर्टकट दिया हुआ है सीपीसी के अंदर, जो कि हर किसी को जानना ज़रूरी है। देखिए, ऑर्डर 12 जो बात करता है, इस एक तरीके से क्या है, एक शॉर्टकट है सीपीसी के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा। जो जबकि दूसरी जो पार्टी है कोई ना कोई बात को क्या करती है कि एडमिट कर रही होती है, और आप उसको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती केस को खींच रहे होते हैं। जबकि उस एडमिशन पे आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट से जजमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर 12 का जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करता है, टू सेव टाइम एंड कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। देखिए, समय बचाएगा और जो लिटिगेशन में जो खर्चा है वो बचाएगा आपका। टू नैरो डाउन द इश्यूज़ फॉर ट्रायल। तो कई कई चीज़ें जब इसमें एडमिट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपने ट्रायल के जिन मुद्दों पे बात होनी है वो मुद्दे आपने काफ़ी कम कर दिए होते हैं। तो मोटा मोटा एक आध मुद्दा रहता है कभी कभी, जिस पे पूरी ट्रायल को चलना होता है। तो इससे समय बच जाता है। टू गेट स्पीडी जस्टिस ऑन एडमिटेड फैक्ट्स। अगर जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उन पे आप फटाफट से जस्टिस न्याय ले सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर करा सकते हैं, एटलीस्ट उन चीज़ों पे तो ज़रूर। अब देखिए, रूल 1 है ऑर्डर 12 का, नोटिस ऑफ एडमिशन। दिस रूल अलाउज एनी पार्टी टू गिव नोटिस दैट दे एडमिट द ट्रूथ ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अदर पार्टीज केस। अब एक पार्टी दूसरी पार्टी केस के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताती है कि भाई मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ पूरी तरीके से, इतना करता हूँ या बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, या तो वो उसको एडमिट करेगा कम्प्लीटली, या उसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहा होगा, या फिर उसको हाफ, मतलब जितना वो एडमिट कर रहा है उतना। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, देखिए, वॉलेंटरी होगा ये, ठीक है ना, मर्जी से। द पार्टी एडमिट्स ऑन देयर ओन, वो खुद से उसको एडमिट करती हैं। राइटिंग में होता है ये, इट मस्ट बी इन राइटिंग। एनी स्टेज, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, कैन बी डन एट एनी स्टेज ऑफ द केस। ठीक है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि मतलब, फिर भी आप जितना जल्दी कर सकें, जब रिटन स्टेटमेंट आ जाती है तभी अपना कर लें तो अच्छा है। रूल 1 है, इसका एग्जाम्पल है, डिफेंडेंट ने कोर्ट में कहा, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ लेना। द डिफेंडेंट सेज इन कोर्ट, यस आई एडमिट दैट आई बोरोड 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम द प्लेंटिफ। दिस इज एन एडमिशन ऑफ द केस अंडर रूल 1। तो वही डिफेंडेंट कहता है कि हाँ भाई, मैंने 5 लाख रुपए बोरो किए थे प्लेंटिफ से। तो ये एक तरीके से रूल 1 के हिसाब से क्या है, एडमिशन है, और आप कोर्ट से इस पर क्या करा सकते हैं, ऑर्डर करा सकते हैं। अब देखिए, रूल 2 है, वो कहता है नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स जो फाइल करे गए दोनों पार्टीज़ ने, उसमें क्या भी कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिट कर रहे हो, कौन सा। तो आपने एडमिशन डिनायल देखे होंगे कोर्ट के अंदर, है ना, एफिडेविट पे दिए जाते हैं। ईदर पार्टी में कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट, इफ दे डोंट एडमिट इट दे मे हैव टू पे कॉस्ट। ठीक है ना, कोई भी पार्टी किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट या फिर डिनाई के लिए पूछ सकती है दूसरी पार्टी से। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो कॉस्ट उसको देनी होगी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है इस रूल के, नोटिस देना होगा। ठीक है, पार्टी ए गिव्स नोटिस टू पार्टी बी। ठीक है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या है, नोटिस देती है। पर्पज़ है इसका कि टू एडमिट दी जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो पर्पज़ सिर्फ इसका यही है कि भाई ताकि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, वो आप एडमिट करते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर क्लेम भी है। टाइम है, देखिए, यूजली विद इन 7 days ऑफ नोटिस। तो ज़्यादातर 7 दिन का समय दिया होता है उस पर जवाब देने के लिए। अब देखिए, रूल 2 का जो प्रोसीजर है, ये बात करता है, व्हेन यू शो अ डॉक्यूमेंट टू द अदर साइड दे हैव टू रिस्पॉन्ड। इफ दे इग्नोर इट और रिफ्यूज विदाउट अ गुड रीज़न द कोर्ट विल टेक इट सीरियसली। तो भाई, ये जो डॉक्यूमेंट है दूसरी साइड को भेजा गया है, दूसरी पार्टी को भेजा गया है, तो उन्हें क्या है, उनको जवाब देना होता है उसका। अगर वो इग्नोर करते हैं या फिर उसका जवाब नहीं देते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, कोई कारण बताए, तो कोर्ट उसको बड़ा सीरियसली लेता है। ठीक है ना। द गोल इज़ टू स्टॉप पार्टीज फ्रॉम लाइंग अबाउट वेदर अ सिग्नेचर और अ लेटर इज़ रियल। तो भाई, कहीं ना कहीं क्या है कि सच जानने की इसमें जो चीज़ें होती हैं ना, कि भाई जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन सही है नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं जेन्युइननेस को जानने के लिए ये जो रूल है बड़ा काम आता है। इसका एग्जांपल है, इससे जब आप और आसानी से समझ जाएंगे। प्लेंटिफ शोज सेल डीड टू द डिफेंडेंट एंड सेज admit that this is genuine. If the defendant refuses without a valid reason, he will have to pay the cost of proving that document. तो प्लेंटिफ ने भाई सेल डीड दिखाई, डिफेंडेंट से कहा कि अब इसको एडमिट करो कि ये जेन्युइन है। अगर डिफेंडेंट रिफ्यूज़ करता है बिना किसी रीज़न के, तो उसे क्या है, कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, नहीं तो रीज़न बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं एडमिट कर रहा। देखिए, इसके अंदर रूल 2A भी दिया हुआ है, पावर है कोर्ट की दी गई है इसके अंदर। दिस रूल गिव्स द कोर्ट टीथ।
इफ़ अ पार्टी अनरीजनेबली डिनाइज अ डॉक्यूमेंट द कोर्ट कैन इम्पोज हैवी कॉस्ट ऑन देम। ठीक है, तो जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के पास इसमें देखिए पावर दी गई है कि अगर दूसरी पार्टी उस डॉक्यूमेंट को बिना मतलब के, मतलब कोई रीज़न ना देके सिर्फ सिंपल लिख दिया ये डिनाई करते हैं हम तो, ठीक है, कोई रीज़न नहीं दिया, तो कोर्ट इसमें क्या कर सकती है, हैवी कॉस्ट लगा सकती है। इसके देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं, डीम्ड एडमिशन, इफ़ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली इट कैन बी ट्रीटेड एज एडमिटेड। अगर आपने उसको किसी भी फैक्ट्स को या डॉक्यूमेंट्स को जब भी आप कोर्ट के अंदर एडमिट नहीं करते हैं, ठीक है, इवेजिव उसमें डिनाइल भी देते हैं, वो तभी भी क्या है, तभी उसको क्या माना जाता है, एडमिटेड माना जाता है, तो आपके अगेंस्ट जाएगा। अनरीजनेबल रिफ्यूजल, रिफ्यूजिंग जस्ट टू डिले द केस, ठीक है ना, कोई बिना रीज़न के जो उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं और ताकि जो केस जो है डिले हो सके। कोर्ट्स डिस्क्रिशन, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट का मतलब पावर है इसमें, द कोर्ट कैन ऑर्डर द रिफ्यूजिंग पार्टी टू पे फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ प्रूविंग द डॉक्यूमेंट। तो जो कोर्ट कह सकती है कि जो पार्टी इसको रिफ्यूज़ कर रही है उससे उस पर जो कॉस्ट लगा सकती है, ठीक है ना, खर्चा उठाने के लिए, उसके लिए। एग्जाम्पल है देखिए इसके अंदर, डिफेंडेंट नोज द सिग्नेचर ऑन द चेक इज हिज बट ही स्टिल लाइज इन कोर्ट, द कोर्ट कैन ऑर्डर हिम टू पे स्पेशल कॉस्ट फॉर वेस्टिंग टाइम एंड फोर्सिंग द प्लेंटिफ टू ब्रिंग अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। तो डिफेंडेंट को पता है कि भाई जो चेक है, जो कोर्ट में चेक लगा हुआ है उस पर जो है साइन जो है उसी के हैं, लेकिन वो कोर्ट में जो है मना कर रहा है जानबूझ के, तो कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, उस पर हैवी कॉस्ट लगा सकता है, जिसे स्पेशल कॉस्ट कहेंगे, ताकि क्योंकि उसने क्या किया है, कोर्ट का जो है टाइम वेस्ट किया है, ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ को अब जो है उसके साइन साबित करने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट लाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट की जो ट्रायल है वो भी कहीं ना कहीं खींचेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें रूल 3 है आपका, फॉर्म ऑफ नोटिस। ठीक है, तो किस फॉर्म में जाएगा नोटिस, द नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक लीगल फॉर्मेट टू बी वैलिड। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें आपको ये नोटिस बनाना होता है, तो जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, रूल 3 के, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एज प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्म नंबर 9, तो जो कि आप अपेंडिक्स सी में देख सकते हैं, फॉर्म नंबर 9 उसमें दिया हुआ है। क्लैरिटी देता है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियरली लिस्टेड, ठीक है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज आर इंपॉर्टेंट सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन इन द रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे, तो इसके अंदर पूरा एक फॉर्म दे रखा है ताकि जिसमें पूरे सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ सके। ठीक है, इसीलिए फॉर्म वगैरह दिए होते हैं। एग्जाम्पल है इसके अंदर, यू कैन नॉट जस्ट वर्बली से एडमिट द डॉक्यूमेंट, यू मस्ट यूज द प्रॉपर लीगल फॉर्म अपेंडिक्स सी फॉर्म 9 एंड सर्व इट थ्रू द प्रॉपर चैनल। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते जी मैं डॉक्यूमेंट एडमिट करता हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से देना होगा उसको अपेंडिक्स सी जो फॉर्म नंबर 9 है उसके अंदर, ठीक है, और प्रॉपर चैनल की तरह थ्रू जो है सर्विस की जाएगी। अब देखिए रूल 3A है, कोर्ट्स ऑन मोशन। ठीक है, कोर्ट खुद से क्या कर सकता है, इवन इफ नो पार्टी गिव्स नोटिस द कोर्ट कैन इटसेल्फ आस्क पार्टी टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट एट एनी स्टेज। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से नहीं कहती है तो कोर्ट के पास भी जो है खुद की भी पावर है कि वो कह सकती है कि भाई आप इसको एडमिट करो किसी भी स्टेज पे, ठीक है, ट्रायल के। इंग्रेडिएंट्स हैं, सुआ स्पॉन्टे, कोर्ट कैन एक्ट्स ऑन इट्स ओन, जिसे हम सू मोटो भी आपने सुना होगा, कोर्ट खुद से भी कर सकती है। जेन्युइननेस टू चेक इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रियल, ताकि वो ये जेन्युइननेस चेक करने के लिए होता है ये, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। कोर्ट रिकॉर्ड्स द एडमिशन और डिनाइल डायरेक्टली, तो कोर्ट क्या करती है वहीं पे उसका जो दूसरी पार्टी है उसका एडमिशन और डिनाइल जो है वहीं पे रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक है, ऑर्डर करा के उसमें से साइन करा लेगी कोर्ट के अंदर ही प्रिंट करा के। इसका एग्जाम्पल है, द जज लुक एट द फाइल एंड आस्क द डिफेंडेंट यू रोट दिस लेटर राइट, द जज विल रिकॉर्ड द आंसर राइट देन एंड देयर। तो कोर्ट ने पूछा भाई साहब ये डिफेंडेंट से कि ये लेटर आपने लिखा है, अगर वो कहता है हाँ या ना तो वहीं पे उसका हाँ कहता तो एडमिशन हो गया, ना कहता तो डिनाई हो गया। ठीक है, तो वहीं पे उसकी वैसे की वैसे उसकी बातें रिकॉर्ड करके उसे साइन करा ली जाएंगी। अब देखिए रूल 4 है इसका, इसके अंदर ना रूल 6 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम 12(6) की एप्लीकेशन आपने बहुत सुना होगा। तो रूल 4 है, नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, हेयर यू आस्क द अदर साइड टू एडमिट स्पेसिफिक फैक्ट ऑफ द केस। तो जो पहले हमने बात करी डॉक्यूमेंट्स की बात करी, यहाँ पे आप किसी फैक्ट को एडमिट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, टाइमलाइन नॉट लेटर देन 9 days बिफोर द हियरिंग। ठीक है, तो हियरिंग से जो है 9 दिन पहले पहले आपको करना होगा ये। एडमिशन विद इन 6 days आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस, तो जब से आपको मिल जाता है वो नोटिस तब से जो है 6 दिन के अंदर अंदर आपको वो एडमिट उसको करना है, ठीक है, या डिनाई करना है, रीज़न देने हैं। रेस्ट्रिक्टेड है, देखिए एडमिशन मेड आर ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक सूट, तो जो भी इसमें एडमिशन हुए हैं वो क्या रहेंगे,
अगर कोई बात एडमिट की गई है, कोई फैक्ट इसमें एडमिट किया गया है, तो वो आपका इसी केस के रिलेटेड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो सब जगह आप उसको यूज़ करते फिरें। रूल 4 का देखिए सिग्निफिकेंस क्या है। एडमिटिंग फैक्ट इज इवन मोर पावरफुल देन एडमिटिंग डॉक्यूमेंट। इफ़ द मेन फैक्ट्स लाइक अ पेमेंट इज एडमिटेड द केस माइट एंड इमीडिएटली। तो जो है देखिए डॉक्यूमेंट्स का एडमिट करना और एक फैक्ट का एडमिट करना बड़ा डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी साबित हो जाता है, लेकिन कोई फैक्ट जो है अगर कोई व्यक्ति उसको मान लेता है कि हाँ, जैसे कि यहाँ पेमेंट की बात है, हाँ मैंने पैसे इतने लिए, तो ये क्या करेगा, केस को तुरंत खत्म कर देगा, ठीक है। नोट करने वाली बात है, यू कैन नॉट यूज़ दिस एडमिशन इन अनदर केस, इट इज़ ओनली फॉर दिस वन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमने पहले पीछे ही बात करी कि ये जो एडमिशन हो रहा है फैक्ट का, जो आप उससे एडमिट करवा रहे हो, कोई बात कहलवा रहे हो, वो इस केस के अंदर ही माना जाएगा, उसको कहीं और मत लगाते फिरना, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके अंदर, प्लेंटिफ आस्क admit that you were in Delhi on 10th January. If the defendant admits this fact, the plaintiff doesn't need to bring witness to prove his presence. तो अब जो प्लेंटिफ ने पूछा है कि भाई ये बात आप एडमिट कर लो कि 10 जनवरी को आप कहाँ थे, दिल्ली में थे। अगर डिफेंडेंट ने मान ली ये बात, तो प्लेंटिफ को उसकी प्रेजेंस दिल्ली में हो सकता है ना, कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ हो, है ना, तो वो कह सकता है कि भाई आप दिल्ली में ही थे। अब वो ये कहता है कि भाई मेरे साइन नहीं है उस एग्रीमेंट में, पर एक फैक्ट है कि भाई आप दिल्ली में थे, और वो हो सकता है उसका बिजनेस मुंबई वगैरह में हो, तो ये फैक्ट कहीं ना कहीं बड़ा रेलिवेंट हो जाता है। तब उसको जो है ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि ये दिल्ली में मौजूद था या नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए रूल 5 है फॉर्म ऑफ एडमिशंस। तो क्या फॉर्म रहेगा एडमिशंस का, सिमिलर टू रूल 3 जैसे हमने पीछे बात करी है ना, इसमें भी फॉर्म दे रखा है। देर इज ए लीगल फॉर्म फॉर द रिप्लाई टू द नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स। तो इसके अंदर कौन सा दे रखा है फॉर्म, अपेंडिक्स सी में जाएंगे तो फॉर्म नंबर 11 है, उसके हिसाब से, उसके फॉर्मेट के हिसाब से आप इसमें एडमिशन करेंगे। पावर टू विड्रॉ, कोर्ट में अलाउ अ पार्टी टू अमेंड और विड्रॉ एन एडमिशन ऑन सर्टेन टर्म। तो जो है कोर्ट जो अलाउ भी कर सकती है कि भाई जो जवाब दिया गया है एडमिशन का, वो विड्रॉ भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। कुछ शर्तें रहेंगी, उन शर्तों के हिसाब से जो भी कोर्ट को डीम फिट लगेंगी उन चीज़ों पे। एग्जाम्पल है, द डिफेंडेंट एक्सीडेंटली एडमिटेड समथिंग, ही कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट, सर आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज अलाउ मी टू विड्रॉ दिस एडमिशन, द कोर्ट विल डिसाइड बेस्ड ऑन जस्टिस। अब जो कोई चीज़ गलती से डिफेंडेंट ने एडमिट कर दी, तो वो कोर्ट से कह सकता है जब गलती से हो गया है, एक्सीडेंट है, तो मुझे विड्रॉ करने दीजिए, ठीक है। कोर्ट को लगेगा तो उसको अलाउ कर देगी, ठीक है ना, क्योंकि जस्टिस होनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा फाइल करेगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल इसका है ये है ना सुपर पावर, यही है जो केस को पूरा खत्म कर देता है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑर्डर 12। इफ अ पार्टी हैज एडमिटेड अ फैक्ट, द कोर्ट कैन गिव जजमेंट इमीडिएटली। मतलब समझ रहे हैं, जजमेंट मतलब उसके आगे कुछ नहीं, फिर वही आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एनी स्टेज जजमेंट कैन बी गिवन इवन बिफोर द ट्रायल एंड्स। तो किसी भी स्टेज पे जो है इस रूल के तहत क्या है कि जजमेंट दी जा सकती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन और सुआ स्पॉन्टे, पार्टी कैन अप्लाई और कोर्ट कैन एक्ट अलोन, ठीक है ना। आप खुद से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोर्ट खुद से भी कर सकता है, आप भी दे सकते हैं, कोर्ट भी कर सकता है। प्लीडिंग और अदरवाइज, एडमिशन कैन बी इन द रिटन स्टेटमेंट, लेटर और ऑरल, ठीक है। तो ये एडमिशन कहाँ होना चाहिए, रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट की, क्योंकि देखिए केस तो आपका है, प्लेंटिफ का है, तो प्लेंटिफ का जो जवाब रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने दिया है, अगर प्लेंटिफ ने क्लेम करा कि भाई मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए और वो मान लेता है, तो यहाँ पे आगे जो है चीज़ें चलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, विटनेस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पे केस खत्म हो जाएगा, आपको कोई आर्ग्यूमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर है, देखिए ना कोर्ट की अपनी पावर है इस रूल के अंदर। द वर्ड यूज्ड इज मे नॉट शैल, तो यहाँ पे जो है शैल वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मे वर्ड यूज हुआ है। दिस मीन्स द कोर्ट इज नॉट फोर्स टू गिव जजमेंट इफ इट फील्स देयर इज सम ट्रिकरी और डाउट। तो कोर्ट से कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई हाँ कि बनता है केस तो जजमेंट दे देगा, नहीं तो अगर कोई डाउट उसको लगता है किसी भी तरीके का, तो क्योंकि एडमिशन जो होना चाहिए क्लियर एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। However, usually if the admission is clear and categorical, the court will pass a decree to finish the case clear early. तो भी अगर एडमिशन पूरा क्लियर है, कैटेगोरिकल है, ठीक है ना, तो कोर्ट को तो फिर यहाँ देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सीधा उस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं ऊपर की कोर्ट में, है ना। अगर एडमिशन साफ हो रखा है तो फिर कोर्ट को जजमेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। डिस्क्रिशनरी का मतलब ये नहीं है। एग्जाम्पल है देखिए मनी सूट का, The suit is for 10 lakh. Defendant writes in the written statement, yes, I owe 7 lakh, but the remaining 3 lakhs is wrong.
तो कोर्ट कैन इमीडिएटली पास ए डिक्री फॉर 7 lakhs ऑन दिस एडमिशन। ठीक है भाई, 10 लाख का केस फाइल किया डिफेंडेंट के ऊपर। डिफेंडेंट अपने जवाब में कहता है कि जी मैंने जो 7 लाख लिए हैं, लेकिन जो बचे हुए 3 लाख हैं वो क्या है, गलत है। तो कोर्ट जो 7 लाख की डिग्री जो है पास कर सकती है। इवन आप चाहें तो आप भी कह सकते हैं जी 7, 3 को छोड़ो मेरे 7 दिला दो, बहुत है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए प्रॉपर्टी का है। अ टेनेंट एडमिट्स दैट हिज रेंट एग्रीमेंट इज एक्सपायर्ड, द लैंडलॉर्ड कैन आस्क फॉर एन eviction ऑर्डर अंडर रूल 6 विदाउट वेटिंग फॉर अ फुल ब्लोन ट्रायल। तो टेनेंट ने देखिए अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये एडमिट करा कि भाई जो रेंट एग्रीमेंट है वो क्या है, एक्सपायर हो चुका है। तो लैंडलॉर्ड कह सकता है कि भाई उसमें तो अब इससे खाली कराओ, है ना, रूल 6 के तहत, क्योंकि अब क्यों वेट करना पूरी ट्रायल का इसके अंदर। उसने मान लिया कि भाई वो गलत तरीके से रह रहा है। अब देखिए रूल 7 इसके अंदर प्रूफ ऑफ सिग्नेचर की बात करता है। हाउ डू वी प्रूव दैट द अदर साइड एक्चुअली साइन द एडमिशन, रूल 7 आंसर दिस। हम कैसे पता करें कि भाई दूसरी पार्टी ने वाकई में ही उस एडमिशन को साइन किया है। तो रूल 7 कहता है कि एफिडेविट उसमें मांगा जाएगा। एन एफिडेविट बाय द प्लीडर और इस क्लर्क इज सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, तो जो भी इसमें प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, जो भी पार्टी है, उसका जो है एक तरीके से यहाँ पे एविडेंस के तौर पे माना जाएगा कि अगर वो अपना एफिडेविट उसके साथ में लगाता है। ऑथेंटिकेशन, इट कन्फर्म्स दैट द सिग्नेचर ऑन द एडमिशन इज रियल। तो ये क्या अपने आप में कंफर्म भी करता है कि भाई ये जो सिग्नेचर है उसके एडमिशन पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, एफिडेविट वहाँ पे ओथ कमिश्नर जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसके सामने ये अटेस्ट होता है। एग्जाम्पल है, द एडवोकेट फाइल्स एन एफिडेविट स्टेटिंग आई पर्सनली सो द डिफेंडेंट साइनिंग दिस एडमिशन पेपर, दिस विल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो है वकील ने जो है एक एफिडेविट फाइल किया, मैंने खुद डिफेंडेंट को इस पेपर पर साइन करते देखा है, ये सिग्नेचर का काफ़ी बड़ा सबूत माना जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। रूल 8 कहता है नोटिस टू प्रोड्यूस। दिस रूल डील्स विद द नोटिस आस्किंग द अदर पार्टी टू प्रोड्यूस ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट। तो इस रूल के तहत, ऑर्डर 12 रूल 8 के तहत आप जो है नोटिस दिला दे सकते हैं कि भाई आप जो है ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो कोर्ट के अंदर दूसरी पार्टी को। ठीक है, तो इसका भी जो फॉर्म है वो भी जो है अपेंडिक्स सी में दे रखा है, फॉर्म नंबर 12 है, उसके अंदर पूरा फॉर्मेट दिया हुआ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेंशन, कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको लिखना होगा उसके अंदर। सर्विस देखिए मस्ट बी सर्व्ड ऑन दी अदर पार्टी और देयर वकील, तो जो दूसरी पार्टी पे इसकी सर्विस आपको करानी होगी उसको देना होगा। ठीक है, ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सके। उसको सर्विस जिससे डॉक्यूमेंट लेना वो उसी को नहीं मिलेगी एप्लीकेशन, तो फिर ठीक है एप्लीकेशन कौन सी लगेगी, मतलब जो नोटिस लगेगा 12/8 का लगेगा। ठीक है, ऑर्डर 12 रूल 8 के हिसाब से। एग्जाम्पल है, द प्लेंटिफ सर्व्स अ नोटिस टू द डिफेंडेंट, द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज इन योर पोजिशन, प्लीज प्रोड्यूस इट इन कोर्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट हियरिंग। तो प्लेंटिफ ने नोटिस दिया डिफेंडेंट को कि भाई इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप इसको कोर्ट के अंदर ले आइए अगली तारीख तक। ठीक है ना, अब देखिए रूल 9 बात करता है कॉस्ट फॉर इररेलेवेंट आइटम्स। अब बिना मतलब की चीज़ें आप लिख देते हैं तो उनके लिए कॉस्ट भी लगेगी। इफ़ यू फोर्स द अदर साइड टू एडमिट और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट दैट आर टोटली यूजलेस और इररेलेवेंट, यू विल बी पनिश्ड विद कॉस्ट। अगर आप जो दूसरी साइड को बिना मतलब की चीज़ों को एडमिट करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को एडमिट करा रहे हैं, ठीक है, उसको, तो ये क्या है जो कि केस के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट आपको सज़ा के तौर पे आप पे कॉस्ट इम्पोज कर सकती है। तो जो रूल 9 बात करता है, देखिए रेलेवेंस की बात करता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर द केस। किस डॉक्यूमेंट को एडमिट और डिनाई करवाएंगे, जब अगर वो केस से रिलेटेड ही नहीं है, तो बिना मतलब में अगर करोगे तो इसलिए रेलेवेंस पूछा जाएगा। पेनल्टी है इसके अंदर, इफ़ यू आस्क फॉर टू मैनी यूजलेस थिंग यू पे फॉर द ट्रबल। अगर बिना मतलब की बातें पूछेंगे जो कि केस से अनरिलेटेड है, तो वो उसके लिए आपको क्या है, कोर्ट को पे करनी होगी कॉस्ट, बेसिकली दूसरी पार्टी को दिलाई जाती है। अब रूल 9 का एग्जांपल समझते हैं। यू सर्व्ड अ नोटिस टू द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस हिज चाइल्डहुड रिपोर्ट कार्ड विच इज इररेलेवेंट टू द केस, द कोर्ट विल इम्पोज कॉस्ट ऑन यू फॉर अननेसेसरी हरासमेंट। अब जो डिफेंडेंट को नोटिस देके आप उसके जो चाइल्डहुड का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बकवास चीज़ है ना, तो कोर्ट आप पे क्या करेगी, आप दूसरी डिफेंडेंट को हरास कर रहे हैं इसलिए आपके ऊपर कॉस्ट लग जाएगी। देखिए कंक्लूजन हमारी यहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है, अगर किसी भी तरह का सजेशन है या कुछ सवाल है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।